वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम रियल एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है। अ मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। तो मीन्स कहना क्या चाह रहा है, तो अगर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब बात क्या है हमारे पास, मान लीजिए अगर कोई भी क्या आ जाए, एक मोनोटोन सीक्वेंस आ जाए। मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि या तो वो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगी या तो वो डिक्रीजिंग होगी। तो अगर मेरे पास कोई भी एक मोनोटोन सीक्वेंस है तो यहाँ से बच्चों वो सीक्वेंस जो होती है हमेशा आपकी वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कन्वर्ज कर सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बट साथ में अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि वो जो हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक तो वो मोनोटोन सीक्वेंस है और साथ ही में वो क्या हो जाए, एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए। मोनोटोन के साथ साथ वो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। तो जो वो सीक्वेंस होगी वो हमेशा ही हमारे पास क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। मीन्स ये हमारे पास एक नया मेथड है किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए, कि अगर हमें ये पता चल जाए कि वो सीक्वेंस एक मोनोटोन सीक्वेंस है और साथ में अगर वो बाउंडेड हो जाए तो वो हमेशा ही आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्स क्या बनता है इसका, कि अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट है तो हो आपकी जो सीक्वेंस है, कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है तो वो ऑलवेज बाउंडेड होगी। तो ये तो हमारी सिंपल सीक्वेंस के लिए भी ट्रू होता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा बाउंडेड ही होती है। तो बेसिकली बस हमारे को यही प्रूफ करना है कि अगर हम कोई भी एक मोनोटोन सीक्वेंस लेके चलेंगे और साथ में उसकी बाउंडेडनेस लगा दें कंडीशन, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स इसका जो प्रूफ है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे जब हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। सबसे पहले देखिए मोनोटोन सीक्वेंस है, तो सबसे पहला हम केस लेंगे जब सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो देखिए ये मेरे पास मान लीजिए सीक्वेंस पड़ी है और वो मोनोटोन आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो डैट मीन्स अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो हमेशा ही आपकी कुछ बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे आपका एन इंक्रीज करेगा तो वो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो आपकी इंक्रीज ही होती जाएंगी। अब देखिए साथ में हमने क्या लिया कि इंक्रीजिंग के साथ वो क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो मीन्स उसका जो रेंज सेट होगा सीक्वेंस का वो एक बाउंडेड सेट होगा। अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो उस बाउंडेड सेट का हमारे पास इन्फीमियम और सुपीरियम एग्जिस्ट करेगा। जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, तो ये जो सीक्वेंस के नंबर्स होंगे उसका रेंज सेट होगा, तो उसका कुछ ना कुछ बाउंडेड है तो सुपीरियम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या पड़ा है, उसका एक तरह से सुपीरियम पड़ा है। ये मान लेते हैं कि ये एक बाउंड्री पड़ी है जो क्या है, उसका सुपीरियम है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ अपने कैपिटल एम से। तो अब ये सीक्वेंस जो है हमारी को इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये इसका एक तरह से ऊपर की तरफ एक बाउंड लग गया। तो मीन्स यहाँ से ऊपर तो सीक्वेंस मेरी जा नहीं सकती। तो जब ये सीक्वेंस आपकी ऐसे इंक्रीज, इसको इंक्रीजिंग भी होना है और ये इसके बाहर भी नहीं जा सकती। तो डैट मीन्स होगा क्या, फॉर लार्ज नंबर ऑफ एन के लिए इसकी जो ये वैल्यूज़ है ना सीक्वेंस की, वो इसके बहुत ही ज़्यादा इस तरह से देखिए क्लोज होने जाने लगेंगी। तो ये सीक्वेंस आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी और ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इसके क्लोज जाने लग जाएंगी। तो डैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या होगी, आपकी कन्वर्ज कर जाएगी इस एम पॉइंट पे। तो यही बेसिकली हम प्रूफ करेंगे कि जब मैं एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेके चलूँगा तो उस इंक्रीजिंग सीक्वेंस का हम एक उसकी रेंज सेट का एक सेट बनाएंगे, रेंज सेट, और उस रेंज सेट का जो सुपीरियम होगा वो उसी पॉइंट पे अपनी क्या करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी। अब देखिए दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस हम क्या लेंगे, जब हमारी जो सीक्वेंस होगी वो एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और अगर बाउंडेड तो है ही है तो डैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ इन्फीमियम एग्जिस्ट करेगा। तो अब की बार हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास उस सीक्वेंस का क्या पड़ा है, इन्फीमियम पड़ा है, और इसको मैं अपना नाम दे देता हूँ कैपिटल एम। अब की बार जो सीक्वेंस है वो मेरी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो डैट मीन्स वो कुछ इस तरह से आपकी होगी, उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ डिक्रीजिंग करती जाएंगी इस तरह से।
तो अब उसको मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये उसका एक तरह से इसके नीचे जा नहीं सकती क्योंकि ये इसका एक तरह से लोअर बाउंड पर है, तो इससे नीचे वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो डैट मीन्स वो डिक्रीज तो उसको होना ही होना है। तो होगा क्या, ये जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही चलती जाएगी और हमारी जो ये पिंक कलर की सीक्वेंस है वो आपके इस एम पॉइंट पे क्या है वो कन्वर्ज कर जाएगी। तो यही हम बेसिकली प्रूफ है इसका जो वो करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि सपोज डैट कि हमारे पास ये जो सपोज ए एन हमारे पास क्या पड़ी है, एक बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह मान के चलते हैं, डैट इज़ बाउंडेड मोनोटोन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह से इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम इस बाउंडेडनेस का वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर वो बाउंडेड होगी, अगर देखिए सीक्वेंस बाउंडेड है यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये हमारे पास सेट बनेगा उसका रेंज सेट, दैट इज एन वेयर एन बिलोंग्स टू, ये जो सेट होगा आपके पास वो क्या होगा, उसका रेंज सेट एक बाउंडेड सेट होगा। अगर वो उसका बाउंडेड सेट है तो लेट हम मान लेते हैं एम क्या है, इसका सुपीरियम, क्योंकि हर एक बाउंडेड सेट का हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, सुपीरियम एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमियम भी एग्जिस्ट करेगा। और इंक्रीजिंग के केस में वो अपने सुपीरियम पे कन्वर्ज करेगी और डिक्रीजिंग के केस में वो अपने वो इन्फीमियम पे कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास आ गया सुपीरियम, ठीक है। तो अब हम ये क्लेम करेंगे कि जो ये ए एन वाली सीक्वेंस है हमारी वो कन्वर्ज करेगी इस पॉइंट एम पे ही वो कन्वर्ज करेगी। अब देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे, तो हम इसको बाय डेफिनेशन शो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट कर लेंगे कि एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, कि एप्साइलन हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब इस एप्साइलन के लिए हम क्या ढूंढेंगे, एक नेचुरल नंबर एन ढूंढेंगे, जिसके बाद ए एन हमको क्या करना है, अब एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है दैट इज़ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, कि उसके बाद कि जितनी भी मेरे पास ये ए एन की नंबर्स होंगे दैट इज़ माइनस एम, उसका जो ये मोड होगा वो आपके पास क्या हो जाए, लेस देन एप्साइलन हो जाए। तो हमको ये चीज़ को प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, तो हमने एक मान लिया कि एप्साइलन कुछ भी नंबर जो होगा वो हमारे पास एक ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम आगे प्रूफ करते हैं। तो हमने ये माना था कि हमने एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो कोई भी एक नंबर मान लिया। और अब देखिए अगर एप्साइलन हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, यहाँ से एम क्या है मेरे पास, उस सेट का सुपीरियम है। तो अगर एम उसका सेट का सुपीरियम है तो जो भी आपने ये एप्साइलन नंबर माना है तो मैं क्या कर देता हूँ, वो नंबर इसमें से माइनस कर देता हूँ और ये मेरे पास क्या आएगा, उसका एक नंबर आएगा कोई ना कोई हमारे पास नया। और जो आपके पास क्या होगा, ये नंबर एम से क्या होगा, स्मॉलर होगा ये नंबर, दैट इज़ एम माइनस एप्साइलन। बट अभी अभी हमने ये पढ़ा कि एम जो है वो क्या है हमारे पास, सुपीरियम है इस सेट का, ये इस सेट का सुपीरियम है। अगर ये सुपीरियम है और एक कोई नंबर ऐसा पड़ा है जो उस सुपीरियम से छोटा है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास पक्का देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक मेंबर आएगा सीक्वेंस का, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग्स टू एन सच डैट कि ए एम एक नंबर ऐसा होगा जो आपके पास ग्रेटर होगा इस एम माइनस एप्साइलन से बड़ा होगा, क्योंकि ये उसका एम सुपीरियम है और एम माइनस एप्साइलन उससे कोई छोटा नंबर बड़ा है। तो पक्का सीक्वेंस में से इस नंबर से एम माइनस एप्साइलन से बड़ा कोई ना कोई एक हमारे को मेंबर है वो पक्का मिल जाएगा, दैट इज़ ए एम ग्रेटर देन इससे होगा। अब ध्यान से देखिए, हमने ये माना कि वो एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर वो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ से अगर मैं कोई भी एन लेता हूँ जो अपने इस m से बड़े हैं, जो ये m आएगा उससे जितने भी बड़े वाले ये नेचुरल ये जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी के लिए जो ये ए एन वाली टर्म्स होंगी हमारी वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगी यहाँ से ए एम के। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि ए एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ए एम के, और ए एम हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर है
एम माइनस एप्साइलन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब एन मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा, तो जो ए एन वाली टर्म्स हैं आपके पास वो सारी की सारी आपकी बड़ी हो जाएंगी एम माइनस एप्साइलन से। अब देखिए, अगर मैं कोई मर्जी टर्म ले लूँ सीक्वेंस की, वो सारी की सारी जो भी सीक्वेंस की टर्म है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेंगी अपने सुप्रीमियम एम के, और ये नंबर आपका लेस देन इक्वल टू रहेगा एम प्लस एप्साइलन से। अब देखिए, मैं इन दोनों कंडीशन को यूज़ कैसे करता हूँ। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा, दैट इज़ एन जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू एम रहेगा, तो यहाँ से ए एन आपका स्ट्रिक्टली लेस रहेगा एम प्लस एप्साइलन से, और ग्रेटर रहेगा यहाँ से एम माइनस एप्साइलन से। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए जो मेरे पास ए एन माइनस एम का जो मोड है वो लेस देन रहेगा एप्साइलन से। तो यहाँ से हमने जो ये एप्साइलन चूज़ किया था वो एक आर्बिट्री एप्साइलन था, और फॉर एवरी, देखिए इस एप्साइलन के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा नेचुरल नंबर एम ढूंढ लिया जिसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं, यहाँ पे आप फॉर ऑल लिख सकते हो, जितनी भी ये टर्म्स रहेंगी उन सभी का मोड एम से क्या रहेगा, लेस देन एप्साइलन रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो ये ए एन वाली सीक्वेंस है वो आपकी किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, अपने सुप्रीमियम पे कन्वर्ज कर जाएगी। इससे आगे देखिए, अब हम मान लेते हैं कि जो ये सीक्वेंस है वो बाउंडेड मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा कि सेट फिर से बाउंडेड। तो अब की बार एम मैंने मान लिया वो क्या है, उसका इन्फीमियम है। तो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर से हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एन सीक्वेंस है, अगर वो मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो अब की बार वो अपने इन्फीमियम पे है जो कन्वर्ज करेगी। तो देखिए बच्चों, इसका आपको ग्राफिकली आपको थोड़ी सी व्यू देता हूँ इसका। देखिए, अब की बार मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास जो आपकी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी वो ये बनेगी, और इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा आपका, जो भी आपका ये इन्फीमियम होगा उसी पे इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान प्रूफ है। तो अब की बार हमने मान लिया कि एम क्या है, उसका इन्फीमियम पर है, तो अब लेट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, तो हमने एप्साइलन कोई भी ग्रेटर देन जीरो ले लिया। अब हमको मानना, प्रूफ क्या करना है कि ए एन माइनस एप्साइलन का जो ये डिफरेंस होगा आपका, सॉरी, ए एन माइनस एम का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्साइलन होगा किसी न किसी एक स्टेज के बाद। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये एम पर है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये एम पर है तो ये एप्साइलन, तो ये नंबर मान लेता हूँ कुछ यहाँ पर पड़ा है एम प्लस एप्साइलन। तो अगर ये एम प्लस एप्साइलन पड़ा है तो ये वाली लाइन आपकी कुछ ऐसे दिखेगी आपको, ये देखिए ये एम प्लस एप्साइलन वाली लाइन होगी हमारे पास, और यहाँ से ही मेरे को एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। जिसके बाद क्या होगा कि कुछ टर्म इसकी क्या होगी, उससे बड़ी होंगी, देखिए ये वाली टर्म्स, ठीक है। अब इसी को ही मैं तो आपको थ्योरेटिकली वे में लिखवाता हूँ। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि एप्साइलन ग्रेटर देन हमारे पास ज़ीरो है, और एम मेरे पास क्या था उससे सेट का अब की बार इन्फीमियम। तो अगर एम उसका इन्फीमियम है हमारे पास, तो हमने एक नंबर लिया एम प्लस एप्साइलन, तो एक ये नंबर हमारे पास आया, क्योंकि एम उसका एक इन्फीमियम है और एम प्लस एप्साइलन एक नया नंबर आया जो हमारे पास क्या होगा, एम से बड़ा होगा। अगर ये नंबर एम से बड़ा है तो पक्का हमारे को कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर ऐसे कह लीजिए एक मिलेगा, सच दैट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी ये सीक्वेंस की टर्म होगी वो पक्का हमारे पास क्या होगी, छोटी होगी एम प्लस एप्साइलन से। इस नंबर से पक्का कोई ना कोई छोटी होगी ना हमारे पास। तो अब हमारे पास ये मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी क्या है, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो डैट मीन्स अगर मैं वो एन सारे के सारे वो एन लेता हूँ जो क्या है इस एस से बड़े हैं, तो अब वो डिक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आपके पास लेस देन इक्वल टू हो जाएगा वो ए एस के, और ए एस जो पड़ी है आपके पास वो
लेस है एम प्लस एप्साइलन से। तो डैट मीन्स मेरे को एक ऐसा एक ऐसी स्टेज मिल गई एस जिसके बाद ए एन की जो टर्म्स हैं वो आपकी लेस हो जाएंगी एम प्लस इस एप्साइलन के इसमें हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, अब ये जितनी भी एस के बाद जितनी भी ये टर्म्स आने वाली हैं मेरे पास ए एन एम अगर उसका इन्फीनियम पड़ा है तो ये सारी की सारी टर्म जो हैं हमारे पास वो एम से या इक्वल होंगी या उससे बड़ी होंगी। और यहाँ से एम मेरे पास जो नंबर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर रहेगा आपके पास एम माइनस एप्साइलन से। तो मीन्स इस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस के लिए मेरे पास क्या होगा कि ए एन की जो भी टर्म्स हैं आपकी वो स्ट्रिक्टली रेस्ट रहेंगी आपके पास एम प्लस एप्साइलन से, और ये ग्रेटर हो रही हैं एम माइनस एप्साइलन से। तो डैट मीन्स फॉर ऑल, यहाँ पे आपके पास फॉर ऑल चलने वाला है, सारे की थे आपके पास यहाँ पे फॉर ऑल चलेगा। ई एन माइनस आपका जो है ये एम, इसका मोड लेस हो जाएगा एप्साइलन से, और यहाँ से आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ए एन जो सीक्वेंस है हमारी वो कन्वर्ज कर रही है अपने इन्फीनियम पे। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को जो ये प्रूफ है अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पे आपका प्रूफ काफ़ी पेपर में एग्ज़ाम में आता है। और अगर ये प्रूफ आपका एग्ज़ाम में नहीं आता तो कोई ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वो आपसे पूछ लेता है इसके बारे में। तो अब अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स कराऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो उन लेक्चर्स को मिस मत करना। उनमें से आपको पक्का कोई ना कोई एक एग्जांपल जो है वो एग्ज़ाम में आपकी आ जाएगी। और अगर आपको हमारी रीगल एनालिसिस की ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पूरी की पूरी रीगल एनालिसिस है इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको करवाई जाएगी।